तो आइए आज हम लोग देखेंगे मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये होता है क्या है और इससे क्या प्रभावित होता है शरीर का। इससे पुरुष प्रभावित होते हैं कि स्त्री प्रभावित होती है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे और इसको याद करने का झंझट से मुक्त होंगे हम लोग, क्योंकि समझ जाएंगे। हम लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो आनुवांशिक बीमारी है, तो इसके जानेंगे एकदम बेसिक तरीका से हम लोग इसको समझेंगे और जानेंगे एकदम जीरो से आप लोगों को बताएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षाओं के लिए। तो आनुवांशिक रोग जो होता है तो उसके लिए देखेंगे, पहले कह रहा है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आखिर यह बीमारी होता है पुरुषों में होता है कि स्त्रियों में होता है, इसके लिए पहले चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो बीमारी है ये तो जानते हैं कि ये पुरुषों में होती है। पहला पॉइंट बना कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो बीमारी है ये पुरुषों में होती है। किसमें? पुरुषों में होता है। और ये यहां से पूछ देगा कि जो जानते हैं कि समान मनुष्य का गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन पूछ दे कि किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि 23 पेयर यानी 23 जो रहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, लेकिन पूछ देगा कि किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो गुणसूत्र के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसके लिए बताया थे ये पुरुषों में होता है, ये पुरुषों में होता है। और कह देगा कि पुरुषों में होता है तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोगों से बना कि किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। आमतौर पर कितनी होती है गुणसूत्र? 46 होती है, यानी 23 जुड़ा। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है पुरुषों में होता है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात दोनों याद रखिएगा और इसको विस्तार से जानेंगे। देखिए और क्या पूछता है। गुणसूत्रों की संख्या 47, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जब ये बीमारी होती है तो इसका जो प्रभाव होता है, हम लोगों का वृषण जो बोलते हैं, पुरुष का जो वृषण होता है अल्प विकसित रहता है, अल्प विकसित वृषण होता है। और इस जो हम लोगों का स्तन होता है, यानी पुरुषों का स्तन जो होता है स्त्रियों की भांति हो जाता है। इसी रोग में क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, पूछेगा कि किस बीमारी में पुरुष नपुंसक हो जाता है। पुरुष किस में नपुंसक होगा? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। और बात जाने कि हम लोगों का जो वृषण होता है अल्प विकसित होता है, स्तन होता है जो स्त्रियों के समान होता है, और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो इससे ज्यादा आप लोगों को या हम लोगों से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, याद रखिए क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें हुआ? पुरुषों में हुआ। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। आमतौर पर पुरुष क्या हो जाते हैं इस रोग में? नपुंसक हो जाते हैं, और स्तन होता है जो स्त्रियों के भांति हो जाता है। आइए देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यानी हम लोग क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पुरुषों में होता है, वैसे ही ये स्त्रियों में होता है। ये जो होता है टर्नर सिंड्रोम, ये किस में होता है? स्त्रियों में होता है। तो स्त्रियों में होता है टर्नर सिंड्रोम। अब यहां से पूछेगा कि किस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45, यानी कि एक कम हो जाती है। तो पूछेगा किस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। जानते हैं कि टर्नर सिंड्रोम है जो स्त्रियों का बीमारी है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। आमतौर पर जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 पेयर यानी 46 होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में ये बात याद रखेंगे दोनों बात।
और आइए जानते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में होता है कि जो स्त्रियां होती है उसका कद छोटा हो जाता है, वक्ष से चपटा हो जाता है और शरीर इसका होता है अल्प विकसित, यानी इसका जननांग जो होता है अविकसित होता है। जननांग क्या होता है? जननांग जो होता है, जननांग अविकसित होता है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और जननांग जो होता है ये अविकसित होता है, जिससे जननांग अविकसित होने के कारण महिलाएं बांझ हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं, कह रहा है कि वर्णांधता। तो वर्णांधता में जानेंगे कि ये क्या होता है। वर्णांधता आमतौर पर ये आंख की बीमारी होती है। वर्णांधता आंख की बीमारी होती है। तो इसमें जानते हैं हम लोग वर्णांधता में ये आनुवांशिक बीमारी में 2 ही हम लोगों को फंसाता है क्वेश्चन, क्लिफ्टन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आता है वर्णांधता। वर्णांधता में हम लोगों को लाल और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि जो व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित हो गया उसको लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्या होती है? क्षमता नहीं रहती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। और आगे भी मस्त है, इसको देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आएगा तो इसका बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। और अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीधा सवाल पूछ देता है कि इनमें से कौन आनुवांशिक रोग है, तो इसको कृपया याद करिएगा। तो देखिए, लाल एवं हरा रंग पहचानने का जो क्षमता होता है आंख का वो खत्म हो जाती है। और इसमें होता है, और पूछ देगा कि स्त्रियों में होता है कि नहीं। ये भी हम लोग जानते हैं कि ये पुरुष में होता है, ये पुरुषों में होता है। वर्णांधता किसमें होता है? पुरुषों में होता है। देखिएगा, स्त्री में जब देगा तो स्त्री में यह रोग तभी होता है जब इसका दोनों क्रोमोसोम यानी XX होता है। पूछता है कि मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी पुरुष में होता है XY और स्त्री में क्या होता है? XX। यानी कि स्त्री में तभी होगा जबकि इनका दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो, यानी XX होता है स्त्रियों में। तो याद रखेंगे, XX गुणसूत्र प्रभावित होगा तभी ये क्या होगा? स्त्रियों में होगा। ये याद रखिएगा। पूछ देगा कि वर्णांधता रोग होता है कब होता है? स्त्रियों में, जब इसका XX गुणसूत्र यानी दोनों गुणसूत्र प्रभावित होगा तभी वे वर्णांधता होगा। नहीं तो ये क्या होता है? ये पुरुषों में होता है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णांधता रोग का वाहक कौन है। तो इसको याद रखिएगा, वर्णांधता रोग का वाहक होती है, इसका वाहक होती है, वाहक स्त्रियां होती है। इसको याद रखिएगा। पूछ देता है कि वर्णांधता रोग का वाहक कौन होती है, तो स्त्रियां होती है। ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, आमतौर पर पुरुषों में होता है। आमतौर पर पुरुषों में होता है। पूछ दे कि लेडीज कब प्रभावित होगी, यानी इसका दोनों गुणसूत्र यानी XX से प्रभावित होगा तभी स्त्रियों में होता है। और यहाँ से भी पूछता है कि इस रोग का वाहक कौन होती है, तो इसके वाहक स्त्रियां होती है। तो देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में सबसे पहले जानेंगे कि हीमोफीलिया बीमारी क्या होती है। हीमोफीलिया बीमारी में
जब हम लोग को चोट वोट लगता है यानी कट जाता है तो खून का थक्का नहीं बनता, यानी हम लोग को जो खून का थक्का 2 से 5 मिनट के अंतर बन जाना चाहिए, यानी खून का बहना या रुकना बंद हो जाना चाहिए, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं। यानी कि हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि आधा घंटा से लेकर 24 घंटे के भीतर तक ये रक्त का थक्का नहीं बनता, जो कि हम लोग को आवश्यकता 2 या 3 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। तो हीमोफीलिया रोग में जानेंगे कि ये किस में होता है, कैसे होता है और इसका वाहक क्या है। तो इसकी वाहक जो होता है स्त्रियां होती है। सबसे पहले जानेंगे यह मुख्यतः पुरुषों में होता है, मुख्यतः पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। स्त्रियों में तभी होगा जिस तरह से हम लोग पढ़े थे वर्णांधता के बारे में, यानी वर्णांधता के बारे में पढ़े थे कि स्त्रियों में ये तभी होता है जब इनका दोनों गुणसूत्र यानी डबल एक्स प्रभावित होगा, तभी यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में तभी होगा, स्त्रियों में तभी होता है जबकि दोनों गुणसूत्र यानी एक्स एक्स प्रभावित होगा, तभी ये क्या होगा, हीमोफीलिया रोग होगा। देखेंगे हेल्डन का मानना है कि यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया रोग हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जाने की यह बीमारी सबसे पहले हेल्डन का मानना है कि विक्टोरिया को हुई थी, लेकिन और पूछेगा इस रोग का वाहक कौन है। तो इस रोग का वाहक स्त्रियां होती हैं। जिस तरह से हम लोग वर्णांधता में पढ़े थे कि इस रोग का वाहक कौन होती है, इस रोग का वाहक स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों में कब होगा, जब इसका दोनों गुण प्रभावित होगा, तभी यह रोग किस में होगा, हीमोफीलिया में होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में जानेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में इस रोग में मनुष्य का क्या होता है, देखेंगे कि इस मनुष्य जब रोग हो जाता है तो शरीर जो होता है अनियमित आकार का ले लेता है। अनियमित आकार का माने यानी कि मंद बुद्धि हो जाता है आदमी, मंद बुद्धि हो जाता है आदमी। आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें टेढ़ी, आंखें क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, आंखें टेढ़ी। मंद बुद्धि का आंखें टेढ़ी। और हम लोग का जीभ जो होता है, जीभ जो होता है मोटी हो जाती है। मंद बुद्धि का आदमी हो जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है। और इस डाउन सिंड्रोम को जानेंगे, इसको मंगोलिज्म, इस बीमारी को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें कि डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति जो होता है मंद बुद्धि का होता है, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और शरीर इसका अनियमित आकार का ले लेता है, तो हम लोग का डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और एक लास्ट में देखेंगे पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। देखेंगे कि पटाउ सिंड्रोम में इस रोग में क्या होता है, हम लोग का ओठ होता है, ओठ का ऊपर भाग ये बीच से फट जाता है, ओठ का बीच से फट जाना पटाउ सिंड्रोम का लक्षण होता है। जो अंदर का हम लोग का तालू बोलते हैं उसमें दरार आ जाती है और ऊपर का जो ओठ होता है फट जाता है। इसमें भी क्या होता है, आदमी मंद बुद्धि का हो जाता है, यानी कि जब ओठ फट जाता है, तालू में दरार आ जाती है, तो आदमी क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का
हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में जानेंगे, आदमी होता है मंदबुद्धि का, और नेत्र रोग होने की संभावना होती है। तो डाउन सिंड्रोम में आदमी मंदबुद्धि और नेत्र रोग होने की संभावना होती है। और पहले ही बता चुका हूं कि ओठ ऊपर से फट जाती है और तालू जो होती है वो भी फट जाती है। अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो क्या करिएगा, इस पे लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।